नमस्कार मित्रों, एलविन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। आज हम लोग बात करेंगे जो आगामी परीक्षाएं होने वाली है पीसीएस 2024 में। जितनी परीक्षाएं होने वाली है, चाहे वह बीपीएससी की परीक्षा हो, राजस्थान पीसीएस की परीक्षा हो, या फिर यूपी पीसीएस की प्री की परीक्षा हो, या आरओ की परीक्षा हो, सभी परीक्षाओं के लिए सामान्य रूप से उपयोगी यह करंट अफेयर्स की रिविजन कक्षा है। ऐसे ही हम कक्षाओं के साथ आते रहेंगे और यह जो हमारा करीब 25 से 30 दिनों का क्रैश कोर्स कार्यक्रम संचालित किया जाएगा, जिसमें हम जीएस के सभी महत्वपूर्ण टॉपिकों को रिवीजन की दृष्टि से उसको पढ़ेंगे। इस सेशन को प्रारंभ करने के पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सके। आइए वीडियो सेशन की तरफ वापस आते हैं और वर्ष भर के करंट अफेयर्स की श्रृंखलाओं में से कुछ महीनों के करंट अफेयर्स को हम पढ़ते हैं, ताकि जो परीक्षा में आने की संभावना रहे और एक आपकी रिवीजन की कक्षा भी हो जाए। जो आप नहीं पढ़े हैं उसको नोट डाउन कर लीजिए और आगे के लिए यह बेहतर रहेगा। आइए शुरुआत करते हैं। करंट अफेयर्स 2023-24 रिवीजन टारगेट पीसीएस है, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, आरएएस हो, बीपीएससी हो, उसका यह पहला पार्ट। महत्वपूर्ण दिवस की 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी इसे मनाया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस, 2 शिक्षक दिवस होते हैं, एक विश्व शिक्षक दिवस और एक शिक्षक दिवस। तो विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है और 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती भी होती है। और हमारे लाल बहादुर शास्त्री जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, एक ऐसे प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु भारत के बाहर होती है, लाल बहादुर शास्त्री, जय जवान जय किसान का नारा देने वाले लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। लाल बहादुर शास्त्री को स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में हम लोग जानते हैं, या स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत की कमान संभालने वाले, हरित क्रांति के जनक के रूप में जय जवान जय किसान का नारा देने वाले हमारे कौन थे? प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, जिनकी जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। इन्होंने जय जवान जय किसान का नारा भी दिया था और 1966 में मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न में सम्मानित किया गया था। आगे हम बात करते हैं विश्व पोलियो दिवस। विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है और प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। फिर हम बात करते हैं भारतीय वायु सेना दिवस की। तो 8 अक्टूबर को भारतीय वायु सेना दिवस मनाया जाता है और यह 8 अक्टूबर 1932 को रॉयल इंडियन एयरफोर्स की स्थापना के परिप्रेक्ष्य में, उपलक्ष्य में इस दिवस को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। इसका जो भारतीय वायु सेना है, इसका आदर्श वाक्य क्या है? गौरव के साथ आकाश को स्पर्श करो। गौरव के साथ आकाश को स्पर्श करने के अपने मूल मंत्र के साथ हमारी भारतीय वायुसेना अपना कार्य कर रही है। वर्ष 2023 के लिए यह थीम था IF एयर पावर बियॉन्ड द बाउंड्रीज। अब आगे बात करते हैं विश्व सांख्यिकी दिवस। विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। हम जानते हैं कि 24 अक्टूबर को ही UN संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी, तो इसलिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में हम मनाते हैं। कि भारत का पहला रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद। जो भी हम पूरा सेशन पढ़ेंगे उसमें उत्तर प्रदेश से संबंधित जो भी आएगा, या बिहार से संबंधित जो आ जाएगा करंट अफेयर्स वाला सेगमेंट, या राजस्थान से संबंधित आएगा, तो जो जो स्टेट का हम लोग पीसीएस का एग्जाम देने जा रहे हैं लोक सेवा आयोग द्वारा, उस प्रदेश के लोक सेवा आयोग के द्वारा जो भी परीक्षाएं संचालित होने वाली है और इस वर्ष होने वाली है, तो उसको हम लोग थोड़ा गौर से देखेंगे, हो सकेगा तो उसको लिख भी लेंगे। तो भारत का पहला रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS का उद्घाटन कहाँ किया गया? उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद, गाजियाबाद में। उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद, उसके पास में है साहिबाबाद। गाजियाबाद में ही एक साहिबाबाद जगह है, वहां पर इसका उद्घाटन किया गया। प्रधानमंत्री के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। इसका नाम नमो भारत रखा गया है। प्रथम चरण में यह 17 किलोमीटर लंबी होगी, जो साहिबाबाद से दोहाई डिपो के बीच संचालित होगी। दिल्ली, गुड़गांव, रेवाड़ी, अलवर इस प्रोजेक्ट के तहत होंगे। दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ, दिल्ली, सोनीपत, पानीपत, दिल्ली, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, पलवल, दिल्ली, बहादुरगढ़, रोहतक और दिल्ली, सहादरा और बड़ौल। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन, जिसको हम कहते हैं UNWTO, UN से यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने किसी सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में, तो घोड़गांव गुजरात का यह गांव है, जिसको UNWTO के द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव नामित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में इस गांव को चुना गया है, घोड़गांव को, जो गुजरात का है। और जो संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन है, पर्यटन गांव 2023 पुरस्कार समारोह उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित किया गया था। इफ्को के मतलब, यह जो
UNWTO था। UNWTO का समारोह कहाँ हुआ था? समरकंद। समरकंद कहाँ है? उज्बेकिस्तान। अब इससे संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं कि उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है? 5 स्थान है, आपको मालूम ही होगा, उस पर कभी बाद में बात करेंगे। अब अगला जो हमारा टॉपिक है, इफ्को के नैनो डीएपी। डीएपी मतलब तरल संयंत्र का शुभारंभ कहाँ किया गया है? गुजरात के गांधीनगर में। गांधीनगर के कलोल में, गुजरात का गांधीनगर है, वहीं पर एक कलोल क्षेत्र है, वहीं पर इसका उद्घाटन किया गया है। 100 नैनोमीटर से कम आकार का यह छोटा कण नैनो डीएपी को अपने पारंपरिक समकक्ष की तुलना में अधिक कुशल बनाता है। इसका मतलब क्या हुआ? जो 100 नैनोमीटर के उसके समकक्ष के और हैं डीएपी, तो उसकी तुलना में यह बेहतर है, जिससे उर्वरक बीज की सतह के अंदर या रंध्र या अन्य पौधों के छिद्रों के माध्यम से आसानी से प्रवेश कर पाता है। यूरिया के बाद दूसरा सर्वाधिक इस्तेमाल किया जाने वाला यह उर्वरक है। इसके बारे में हम बात कर लिए डीएपी के बारे में। अब अगला हमारा जो टॉपिक है वह है कि दुनिया का पहला ह्यूमैनॉइड पायलट कीबोर्ड विकसित करने वाला देश कौन सा है? दक्षिण कोरिया हैं। जो रघुवर दास और इंद्रसेना रेड्डी नल्लू को किस राज्य के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो रघुवर दास उड़ीसा के हुए हैं, इंद्रसेना रेड्डी त्रिपुरा के। रघुवर दास को उड़ीसा और इंद्रसेना रेड्डी नल्लू को त्रिपुरा का राज्यपाल बनाया गया है। हम जानते हैं कि जो हमारा अनुच्छेद 153 है, अनुच्छेद 53 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होता है। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वह है कि राष्ट्रीय हैकाथॉन विमर्श 2023 कहाँ आयोजित किया गया था? तो राष्ट्रीय हैकाथॉन विमर्श 2023 नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। 5G से जुड़ी साइबर सुरक्षा और साइबर अपराध से निपटने के लिए राष्ट्रीय हैकाथॉन विमर्श 2023 का आयोजन किया गया था। अगला जो हमारा विषय है वह यह है कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, जिसको हम क्या कहते हैं? NCDC, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की 89वीं सामान्य परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में। यह क्या है? NCDC एक सांविधिक निकाय है, सहकारिता मंत्रालय के अधीन काम करता है, यही इसमें जानने वाला है। विश्व मसाला कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया था? आगे हम बात करते हैं 14वां विश्व मसाला कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? वाशी, नवी मुंबई, महाराष्ट्र में। उत्तर प्रदेश कृषि कुंभ 2.0 कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया था? भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र जो लखनऊ में है, वहीं पर उत्तर प्रदेश कृषि कुंभ 2.0 का आयोजन किया गया था लखनऊ में। लखनऊ में क्या है? भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र, तेलीबाग एक जगह है लखनऊ का, वहीं पर। 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? कोच्चि, केरल में। 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? केरल के कोच्चि में किया गया है। यह कहाँ से आयोजित किया गया था? राष्ट्रीय कृषि अकादमी द्वारा इसको आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्र का शुभारंभ किया गया? महाराष्ट्र में स्थापित हुआ है, महाराष्ट्र के 34 ग्रामीण जिलों में। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करना। 12 अक्टूबर 2023 को किस राज्य सरकार ने अपने राजकीय पशु का संरक्षण करने के लिए नीलगिरी तहर परियोजना की शुरुआत की? नीलगिरी तहर परियोजना, 2 प्रश्न इससे संबंधित है। जो नीलगिरी तहर परियोजना है उसकी शुरुआत कहाँ हुई है? तमिलनाडु में हुई है। अब किसके लिए किया गया है? राजकीय पशु के संरक्षण के लिए। राजकीय पशु क्या होते हैं? प्रत्येक राज्य का एक राजकीय पशु होता है। तो नीलगिरी तहर, नीलगिरी ट्रैगस हिलोक्रियस एक प्राचीन जीव है जिसका उल्लेख संगम साहित्य में भी मिलता है। नीलगिरी तहर का उल्लेख तमिल के 2 महाकाव्यों शिल्पादिकारम और शिवकांसी दामड़ी में भी मिलता है। केरल स्थानीय नाम वरायाडू, गंभीर रूप से यह लुप्त प्राय है। रेडियो कॉलरिंग, रेडियो टेलीमेट्री। भारत में देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन बस का शुभारंभ किया गया 2023 को। 20 अक्टूबर 2023 को भारतीय नौसेना को सौंपे गए प्रोजेक्ट 158 के स्टील्थ विध्वंसक युद्धपोत का नाम क्या है? इम्फाल। पूछ लेगा कि इम्फाल क्या है, तो इम्फाल क्या है? यह स्टील्थ विध्वंसक युद्धपोत है। साधारण भाषा में कहिए तो यह एक युद्धपोत है। मणिपुर, यह सुपरसोनिक सतह से सतह तक मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से लैस है।
अक्टूबर, अब अगला प्रश्न, अक्टूबर 2023 में 9वें संसदीय अध्यक्षों का शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? नई दिल्ली में। P20 शिखर सम्मेलन, संसदीय अध्यक्षों का शिखर सम्मेलन का विषय क्या था? एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के लिए हमारी संसद है। एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के लिए हमारी संसद है। इस कार्यक्रम में G20 सदस्यों और आमंत्रित देशों के सांसदों ने भाग लिया है। अगला प्रश्न, देश के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहां किया गया है? हैदराबाद। उसका नाम क्या है? हेल्थवे। हेल्थवे क्या है? हेल्थवे देश के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का नाम है, जिसका उद्घाटन हैदराबाद में किया गया है। अगला प्रश्न, 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहां किया गया था? गोवा में। 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन गोवा में किया गया। नेशनल सोलर अलायंस की 6ठी असेंबली कहां आयोजित की गई थी? नई दिल्ली में। गुजरात के अहमदाबाद में आदि महोत्सव, राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव किसके द्वारा आयोजित किया गया था? भारतीय जनजातीय शहरी विकास विपणन विकास संघ लिमिटेड के द्वारा। इसको हम क्या कहते हैं? ट्राइफेड भी इसको हम कहते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने पीएम गति शक्ति का सार संग्रह जारी किया है? हाल ही में किस मंत्रालय ने पीएम गति शक्ति का सार संग्रह जारी किया है? केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा इसको जारी किया गया है। यह पीएम गति शक्ति योजना 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर जारी किया गया है। इसकी शुरुआत 13 अक्टूबर 2021 को एक मास्टर प्लान के रूप में किया गया था। उद्देश्य क्या था कि विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों को मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी बुनियादी ढांचा मुहैया कराना। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी बुनियादी ढांचा मुहैया कराने के उद्देश्य से केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा पीएम गति शक्ति सार संग्रह का आयोजन किया गया था। ऑपरेशन अजय हम लोग पढ़ चुके हैं। एक ऑपरेशन वाला वीडियो है जिसमें जितने सैन्य अभ्यास ऑपरेशन है उसको हम लोग पढ़े हैं। बहरहाल इसमें आ गया है, इससे प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो ऑपरेशन अजय, तो ये जो लोग इजराइल में फंसे नागरिकों की वापसी के लिए भारत के द्वारा चलाया गया था। मालदीव में राष्ट्रपति का चुनाव डॉक्टर मोहम्मद मोइजू ने जीता है। आप जानते ही हैं भारत और मालदीव के संबंधों में खटास आ गई थी, लेकिन इस समय स्थितियां थोड़ी बेहतर हो गई है। मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं मोइजू, उनकी भारत यात्रा रही और उस भारत यात्रा को काफी संतोषजनक बताया जा रहा है। इन्होंने राष्ट्रपति इब्राहिम सोलिह को हराया था। ऐसा माना जाता था कि जो राष्ट्रपति वहां के थे मालदीव के इब्राहिम सोलिह, उनका झुकाव भारत की तरफ था, लेकिन जो मोहम्मद मोइजू हैं इनका झुकाव चीन की तरफ था। इसलिए यह सत्ता में आने के पहले ही भारत विरोधी इनकी गतिविधियां देखी गई। अर्थात भारत विरोधी गतिविधियों का मतलब यह भारत के पक्ष में बात नहीं करते थे, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां हुई कि यह भारत के पक्ष में अब बात कर रहे हैं। सुल्तान इब्राहिम को कहां का राजा चुना गया है? मलेशिया का। सुल्तान इब्राहिम को मलेशिया का राजा चुना गया है। निःशुल्क वीजा पायलट प्रोजेक्ट किस देश ने लॉन्च किया है? श्रीलंका ने। श्रीलंका ने 7 देश, कितने देश? 7 देश हैं, उसमें भारत भी शामिल है। भारत, रूस, जापान, चीन, मंगोलिया, इंडोनेशिया और थाईलैंड के लिए यह निःशुल्क वीजा पायलट प्रोजेक्ट जारी किया है। 7वें फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव का आयोजन कहां किया गया था? सऊदी अरब रियाद में। 7वें फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव का आयोजन कहां किया गया था? सऊदी अरब रियाद में। इसकी थीम क्या थी? द न्यू कंपास। सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी किन देशों के मध्य हुई है? भारत और जापान के मध्य। भारत और जापान के मध्य सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी हुई है। अगला प्रश्न, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत जापान सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी पर समझौता ज्ञापन पर अपनी मंजूरी भी दे दी है। अगला हमारा जो टॉपिक है वह यह है कि भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण कहां किया गया था? अमेरिका के मैरीलैंड में 19 फीट ऊंची है। राम सुतारिन को बनाए हैं। कहां पर? मैरीलैंड। मैरीलैंड कहां है? अमेरिका में। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी मूर्ति के किसके लिए है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए। भारत के बाहर इनकी मूर्ति का, इनकी प्रतिमा का अनावरण अमेरिका के मैरीलैंड में किया गया है, जो 19 फीट लंबी मूर्ति है।
गौरी मिसाइल का किस देश द्वारा? गौरी मिसाइल पाकिस्तान के द्वारा। यह परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम मिसाइल है जिसका नाम गौरी मिसाइल है। पाकिस्तान के द्वारा इसका सफल परीक्षण किया गया। भारत का पहला यूपीआई एटीएम कहाँ लॉन्च किया गया है? महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया है। व्हाइट लेबल एटीएम है जिसका मतलब है कि इसका स्वामित्व और संचालन गैर बैंकों के पास है। प्रश्न पूछेगा कि व्हाइट लेबल एटीएम किसे कहते हैं? व्हाइट लेबल एटीएम का मतलब उस एटीएम से है जिसका स्वामित्व बैंकों के पास नहीं है, निजी व्यक्तियों के पास है, स्वामित्व और संचालन गैर बैंकों के पास है, उसको हम व्हाइट लेबल एटीएम कहते हैं। और ऐसे प्रथम यूपीआई एटीएम व्हाइट लेबल एटीएम का उद्घाटन या लगाया गया है, लॉन्च किया गया है हमारे महाराष्ट्र में। व्हाइट लेबल एटीएम है या हिटैची पेमेंट सर्विसेज द्वारा भारत का पहला यूपीआई एटीएम ग्लोबल फिनटेक मुंबई महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया है। अगली बात करते हैं। भारत में पहली बार तिलापिया पार्वोवायरस के मामले किस राज्य में पाए गए हैं? तमिलनाडु में। यह अविकसित सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है। पहली बार यह वायरस चीन में 2019 में खोजा गया था और भारत में पहली बार तमिलनाडु के रानीपेट जिले के वालजाह में तालाबों में इस वायरस को देखा गया है। आगे बात करते हैं। एवियन इन्फ्लुएंजा से कौन सा देश मुक्त हुआ है? भारत। लिख लीजिए, निश्चित तौर पर यह प्रश्न पूछा जाएगा। एवियन इन्फ्लुएंजा से मुक्त कौन सा देश है? भारत। भारत के परिप्रेक्ष्य में बात किया जा रहा है, अर्थात एवियन इन्फ्लुएंजा से कौन सा देश मुक्त हुआ है? हम बात करेंगे भारत की। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने पोल्ट्री कंपार्टमेंट में अत्यधिक रोगजनक इन्फ्लुएंजा HPAI से भारत को स्वघोषणा की मंजूरी दी है। अब अगले टॉपिक पर आइए बात करते हैं। गगनयान मिशन का सफल परीक्षण कब किया गया था? ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। अपडेट पूछे जाने की उत्तर प्रदेश PCS में यह प्रचलन आ गया है विगत 4-5 सालों से कि अब डेट पूछ ले रहा है। तो जो गगनयान है, गगन मिशन यान का सफल परीक्षण 21 अक्टूबर 2023 को किया गया था, जिसमें कैप्टन शुभांशु शुक्ला थे, ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन नायर थे। 2023 को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मंजूरी दी गई मलेरिया की दूसरी वैक्सीन का क्या नाम है? 2 अक्टूबर 2023 को विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा मलेरिया की का दूसरा जो टीका है, वैक्सीन है, उसका नाम R21 या मैट्रिक्स M है। M फॉर मलेरिया, M फॉर मैट्रिक्स। दूसरा नाम R21। इस वैक्सीन को ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित किया गया है। मच्छर जनित रक्त रोग है जो प्लाज्मोडियम परजीवियों और मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से यह होता है। यह अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और एशिया के उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है। इससे RBC में गिरावट हो जाती है। अगला जो हमारा टॉपिक है, अबाबिल हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण किस देश के द्वारा किया गया था? गौरी मिसाइल का सफल परीक्षण किस देश के द्वारा किया गया था? पाकिस्तान के द्वारा। अबाबिल हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण किस देश के द्वारा किया गया है? पाकिस्तान के द्वारा किया गया है। इसरो अपना दूसरा स्पेस पोर्ट कहाँ स्थापित कर रहा है? कुलशेखर पट्टिनम, तमिलनाडु में। इसरो तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले के कुलशेखर पट्टिनम में दूसरा स्पेस पोर्ट बना रहा है। मुख्यतः निजी क्षेत्र द्वारा विकसित छोटे उपग्रह प्रक्षेपण वाहनों के लिए यह काम करेगा। पहला अंतरिक्ष केंद्र आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में है। ब्रह्मोस मिसाइल। अगला, ब्रह्मोस मिसाइल के वायु संस्करण सफल परीक्षण किस देश के द्वारा किया गया था? भारत के द्वारा। भारतीय वायुसेना ने लंबी दूरी की हवा से लॉन्च की जाने वाली ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का बंगाल की खाड़ी में सफल परीक्षण किया गया था। यह जो परीक्षण था Su-30 MKI फाइटर जेट से किया गया था। Su-30 MKI फाइटर जेट से किया गया यह सफल परीक्षण था। ब्रह्मोस को 2005 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। ब्रह्मपुत्र, मोस्कवा, मैक 2.8 दागो और भूल जाओ की नीति पर यह काम करता है। अगला, ग्रीन वार रूम कार्यक्रम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? दिल्ली सरकार के द्वारा। ग्रीन वार रूम किस सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया कार्यक्रम है? दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। दिल्ली सरकार की ग्रीन वार रूम वायु प्रदूषण की निगरानी और शिकायतों के समाधान के लिए बना एक नियंत्रण केंद्र है। टॉपिक देखते हैं। पेंट ब्रश बटरफ्लाई किस राज्य में देखी गई है? हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में। हाल ही में जो पेंट ब्रश स्विफ्ट तितली को हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में देखा गया है।
यह जो तितली है पश्चिमी हिमालय में पाई जाती है, जहां इसे दुर्लभ माना जाता है। तो बस अगर हमें याद करना है परीक्षा की दृष्टि से, तो पेंट ब्रश क्या है, तो यह एक बटरफ्लाई है। कहाँ देखी गई है, तो हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में इसको हम देखे हैं, और यह तितली पश्चिमी हिमालय में पाई जाती है। जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना का संबंध किस राज्य से है, उत्तराखंड से। जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना, जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना का संबंध किस राज्य से है, उत्तराखंड से। क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस परियोजना का निर्माण उत्तराखंड के नैनीताल जिले में किया जा रहा है, और इसका निर्माण रामगंगा की सहायक नदी गोला नदी पर किया जा रहा है। प्रश्न पूछेगा कि जमरानी बांध परियोजना का निर्माण कहां हो रहा है, उत्तराखंड के नैनीताल जिले में हो रहा है, गोला नदी पर किया जा रहा है। आगे प्रोजेक्ट उद्भव, प्रोजेक्ट उद्भव का शुभारंभ नई दिल्ली में किया गया है। प्रोजेक्ट उद्भव क्या है, प्रोजेक्ट उद्भव का शुभारंभ रक्षा मंत्री के द्वारा नई दिल्ली में किया गया। यह भारतीय थल सेना एवं यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बीच एक सहयोगात्मक पहल है, जिसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य आधुनिक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए एक अद्वितीय और समग्र दृष्टिकोण को तैयार करना इसका उद्देश्य है। करते हैं पीएम स्वनिधि योजना। पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत कितने लाख स्ट्रीट वेंडर को शामिल किया गया है, 50 लाख स्ट्रीट वेंडर को इसमें शामिल किया गया है। इस योजना की शुरुआत 1 जून 2000 को हुई थी। यह योजना शहरी स्ट्रीट वेंडर के लिए एक सूक्ष्म ऋण योजना है, जिसमें 10,000 से 50,000 रुपए ऋण दिए जाते हैं। अगला, मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना मध्य प्रदेश के द्वारा। योजना में कैसे परिवारों को शामिल किया जाएगा, तो मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना में ऐसे परिवार भी शामिल होंगे जिनके पास पक्की छत वाले मकान नहीं है, अथवा दो कमरों तक के कच्चे मकानों में निवासरत है। ऐसे परिवार जिनकी मासिक आय 12,000 रुपए से कम है, तथा परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता नहीं है, 2.5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित और 5 एकड़ से अधिक और असिंचित भूमि होने पर इसका लाभ नहीं मिलेगा। जिन परिवारों के पास मोटर युक्त चौपहिया वाहन है, वे इस योजना के लिए पात्र भी नहीं होंगे। परिवार का कोई सदस्य शासकीय सेवा में हो तो भी इस योजना का पात्र नहीं होगा। यह पूरी बातें हैं। आगे बात करते हैं लेक लड़की योजना, प्यारी बेटी योजना। प्यारी को मराठी भाषा में लेक कहते हैं, तो लेक लड़की योजना। लाडली योजना की बात किए, आवास योजना, तो लेक लड़की योजना महाराष्ट्र में। आगे, महाराष्ट्र स्टेट कैबिनेट ने 10 अक्टूबर 2023 को इसकी मंजूरी दी है। इसके तहत 1 लाख रुपए तक की सालाना आय वाले परिवारों को 1,01,000 रुपए यह हमारी महाराष्ट्र की सरकार देगी। मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना किस राज्य ने शुरू किया है, उड़ीसा सरकार ने। पुष्टि योजना जो यह है के साथ मिलकर राज्य में माताओं, किशोरियों और बच्चों के पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने का एक ठोस प्रयास किया गया है उड़ीसा की सरकार के द्वारा। आर्थिकी से जुड़े हुए कुछ वर्ष भर के महत्वपूर्ण मुद्दों की। विश्व सहकारी आर्थिक मंच की स्थापना कहाँ की गई है, नई दिल्ली में की गई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। वैश्विक सहकारी आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए विश्व सहकारी आर्थिक मंच की स्थापना $400 मिलियन से की गई है। एडीबी, एशियाई डेवलपमेंट बैंक की बात करता है। एडीबी ने कितने $1 मिलियन ऋण को मंजूरी दी है, तो एडीबी ने भारत सरकार के शहरी सुधार एजेंडे और कुशल प्रशासन प्रणाली का समर्थन करने के लिए $400 मिलियन के ऋण की मंजूरी दी है। आगे, सघन मिशन इंद्रधनुष 5.0 अभियान का संचालन किस मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। आगे, बसोहली पश्मीना को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, यह किस राज्य में है से संबंधित है, तो यह केंद्र शासित राज्य जम्मू कश्मीर से संबंधित है। बसोहली पश्मीना, बसोहली पश्मीना के बारे में और जानते हैं, तो बसोहली पश्मीना जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के का पारंपरिक शिल्प है। अब चांगपा जनजाति द्वारा पाली जाने वाली चांगथामी बकरियों से इसको हम प्राप्त करते हैं। भूख सूचकांक 2023 की बात करते हैं। वैश्विक भूख सूचकांक 2023 द्वारा जारी किया जाता है। कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर हेल्थ द्वारा जारी किया जाता है। शीर्ष 2 रूस है, बेलारूस और बोस्निया एवं हर्जेगोविना। भारत 111वें स्थान पर है, श्रीलंका 60वें स्थान पर, नेपाल 69, म्यांमार 72, बांग्लादेश 81, कुल 125 देशों को इसमें शामिल किया गया है। भारत का स्थान 107वां। यह सूचकांक है,
4 संकेतकों पर आधारित है: कुपोषण, बौनापन, वजन में कमी और बाल मृत्यु दर। 2024 के नोबेल पुरस्कार है उसकी घोषणा हो चुकी है, उस पर भी हमारी वीडियोस आई है। लेकिन परीक्षाओं में ऐसा देखा जाता है कि वर्ष 2023 में फॉर्म निकला है या नोबेल पुरस्कार की घोषणा के पहले फॉर्म निकल गया है, तो उसमें पिछले वर्ष का नोबेल पुरस्कार पूछ लेने जाने की एक परंपरा वर्षों से देखी जा रही है। उसी को ध्यानगत रखते हुए हमने वर्ष 2023 में नोबेल पुरस्कारों के बारे में बात की। तो नोबेल पुरस्कार के बारे में बात करेंगे। भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार भौतिकी के क्षेत्र में पियरे अगस्टिनी ट्यूनीसिया और एनी हुडलियर फ्रांस एवं फेरेंक क्राउस हंगरी को दिया गया है। यह पुरस्कार क्यों दिया है? प्रायोगिक विधियों के लिए दिया गया है जो पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन में सहायता करते हैं। रॉयल स्वीडिश अकादमी ऑफ साइंसेज द्वारा इस पुरस्कार को दिया जाता है। दूसरा पुरस्कार है रसायन विज्ञान का पुरस्कार। यह पुरस्कार क्वांटम डॉट्स की खोज एवं संश्लेषण के लिए मोंगिजे वावेंडी फ्रांस के हैं, एलेक्सी आई एकिमाव रूस के हैं और लुइस इब्रस अमेरिका को प्रदान किया गया है। यह भी पुरस्कार रॉयल स्वीडिश अकादमी ऑफ साइंसेज द्वारा प्रदान किया जाता है। फिजियोलॉजी, जिसको हम चिकित्सा का भी नोबेल पुरस्कार कहते हैं, तो वर्ष 2023 के फिजियोलॉजी या चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कैटलिन कारिको हंगरी के हैं, ड्रीव विस्मैन अमेरिका को न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधनों से संबंधित खोजों के लिए दिया गया है, जिन्हें कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी mRNA टीकों के विकास को सक्षम बनाया है। यह भी रॉयल स्वीडिश अकादमी ऑफ साइंसेज के द्वारा दिया जाता है। साहित्य के पुरस्कार की बात करें, साहित्य के नोबेल पुरस्कार 2023 की अगर हम बात करें तो जान ओलाफ फासे को दिया गया है, जो नॉर्वे के रहने वाले हैं। यह उन नाटकों एवं साहित्यों के लिए जो अनकहे को आवाज देते हैं। रॉयल स्वीडिश अकादमी ऑफ साइंसेज द्वारा यह भी पुरस्कार दिया जाता है। का नोबेल पुरस्कार 2023 का किसको दिया गया है? तो नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है। यह ईरान के हैं। ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई और मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के लिए यह काम करती हैं, जिनका नाम नरगिस मोहम्मदी है। 2023 के शांति का नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया है। जो शांति का नोबेल पुरस्कार होता है वह नॉर्वेजियन नोबेल समिति द्वारा प्रदान किया जाता है। बात करते हैं अर्थशास्त्र की, तो यह पुरस्कार अर्थशास्त्र का नोबेल 23 यह अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार नोबेल पुरस्कारों के बाद दिया जाने वाला पुरस्कार है। 1968 से इस पुरस्कार को दिया जाता है। किसको मिला और किसके द्वारा दिया जाता है? तो यह पुरस्कार क्लाउडिया गोल्डिन के महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों में हमारी साझेदारी को बढ़ाने के लिए दिया जाता है। अब आइए बात करते हैं 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के बारे में। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अल्लू अर्जुन पुष्पा द राइज मूवी का नाम है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार वहीदा रहमान को मिला है। बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट को मिला है। बेस्ट हिंदी फिल्म सरदार उधम सिंह है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट है। गंगूबाई कठियावाड़ी और कृति सेनन मिमी। ग्लोबल इंडियन अवार्ड किसको मिला है? सुधा मूर्ति को मिला है। अमेरिका के हार्वर्ड लॉ स्कूल का वैश्विक नेतृत्व पुरस्कार भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को मिला है। यहां से अलग हो गया है। अमेरिका के हार्वर्ड लॉ स्कूल का वैश्विक नेतृत्व पुरस्कार मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को मिला है। नेशनल मेडल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन अशोक गाडगिल और सुब्रा सुरेश को मिला है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। सखारोव पुरस्कार बहुत बार पूछा है कि सखारोव पुरस्कार 2023 सखारोव पुरस्कार किसको मिलता है? तो सखारोव पुरस्कार ईरान की जीना महसा अमीनी को मिला है मरणोपरांत, और यह यूरोपियन यूनियन का शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार है। सखारोव पुरस्कार मानवाधिकार पुरस्कार से संबंधित यूरोपीय यूनियन का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, जो ईरान की जीना महसा अमीनी को मरणोपरांत 2023 का सखारोव पुरस्कार प्रदान किया गया। कहते हैं कौन से व्यक्तित्व किससे संबंधित है, उनकी मृत्यु हो गई है, इससे भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो बिशन सिंह बेदी भारत के पूर्व क्रिकेटर हैं, इनका भी निधन हो गया है। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन भारत के महान कृषि वैज्ञानिक हरित क्रांति के जनक हैं। मार्टी अहितसरी फिनलैंड के पूर्व राष्ट्रपति हैं। डॉक्टर एम एस गिल पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहे हैं भारत के। डॉक्टर वीरेंद्रनाथ दत्ता प्रख्यात साहित्यकार और संगीतकार रहे हैं। वर्ष 1987 में प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार विजेता के रूप में उन्हें सम्मानित किया गया था। उन्हें पद्मश्री 1967, पद्म भूषण 1972, पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1971 और अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व पुरस्कार 1986 स्वामीनाथन समिति या राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना 2004 में की गई। सैन्य अभ्यास की प्रमुख सैन्य अभ्यासों में हम बात करेंगे अभ्यास हरिमऊ शक्ति 2023 की। भारतीय और मलेशिया थल सेना के बीच में हुआ था, मेघालय के उमरोई में हुआ था। संप्रीति का 11वां
संप्रीति का 11वां संस्करण भारत और बांग्लादेश का भारतीय संयुक्त सैन्य अभ्यास है, मेघालय के उमरोई में भी हुआ था। सागर कवच की बात करते हैं, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी में तटीय सुरक्षा अभ्यास भारतीय नौसेना के द्वारा किया गया था। चक्रवात 2023 की बात करते हैं, भारत वार्षिक संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास है, जिसको HADR कहते हैं। इस अभ्यास में 3 सैन्य बल, अर्धसैनिक बल और कई आपदा मोचक संगठन शामिल होते हैं, जिसका आयोजन गोवा में किया गया था। आगे बात करते हैं, वनडे विश्व कप में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? डेविड वार्नर बने हैं 19 पारियों में खेल के। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 2000 रन पूरा करने वाले बल्लेबाज कौन है? ये है शुभमन गिल 38 पारियों में। कतर मास्टर्स प्रतियोगिता में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को किसने हराया था? तो भारत के शतरंज के ग्रैंड मास्टर हैं कार्तिकेयन मुरली ने। एशियाई खेल 2023 की बात करते हैं। एशियाई खेल 2023 का आयोजन चीन के हांगझू में किया गया था। भारत को 107 पदक मिले हैं, जिसमें 28 स्वर्ण, 38 रजत, 41 कांस्य और भारत चौथे स्थान पर रहा है। पैरा एशियाई खेल 2023 का भी आयोजन चीन के हांगझू में किया गया है। उसमें भारत ने 111 पदक जीते हैं, 29 स्वर्ण, 31 रजत और 51 कांस्य के साथ भारत 5वें स्थान पर रहा है। 2028 के ओलंपिक में 5 नए खेल शामिल कर दिए गए हैं। क्रिकेट, बेसबॉल जिसको हम सॉफ्टबॉल भी कहते हैं, फ्लैग फुटबॉल, स्क्वैश और लैक्रोस। 2028 का जो ओलंपिक खेल होगा वह लॉस एंजल्स में आयोजित किया जाएगा। T20 क्रिकेट प्रारूप में खेला जाएगा। केन्या के केल्विन किप्टन ने शिकागो मैराथन में 35 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे 35 मिनट में तय कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। केन्या के केल्विन किप्टन की बात हो रही है। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन की बात करते हैं। ISSF राइफल पिस्टल शूटिंग विश्व कप 2023 आयोजन रियो डी जेनेरियो, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में इसका आयोजन किया गया था। शीर्ष देश कौन है? इटली है, 2 स्वर्ण, कांस्य, 1 कुल 3 पदक। 5वां नंबर है भारत का। भारत ने भी 1 स्वर्ण, 1 रजत, कुल 2 पदक जीते हैं। स्वर्ण पदक विजेता भारतीय इलावेनी वलारविन है। महिलाओं की 10 मीटर राइफल में स्पर्धा में इन्होंने यह पुरस्कार जीता है। 53वां ISSF शूटिंग विश्व चैंपियन 2023 का आयोजन बाकू, अजरबैजान में किया गया था। शीर्ष देश कौन से थे? चीन, यूक्रेन और भारत। यह शीर्ष 3 देश हैं। नवंबर माह के महत्वपूर्ण दिवस। विश्व आयुर्वेद दिवस 2 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व आयुर्वेद दिवस 2 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व कैंसर जागरूकता दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व नमोनिया दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। जो विश्व मधुमेह दिवस है उसका थीम है मधुमेह शिक्षा तक पहुंच। विश्व जनजातीय दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस 17 नवंबर को मनाया जाता है। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। संविधान दिवस वर्ष 2015 से मनाया जाता है। 2015 से इस संविधान दिवस को मनाए जाने की प्रथा है। ऐसा नहीं है कि जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था तभी से हम प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वर्ष 2015 से 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। झंडा दिवस 30 दिसंबर को बनाया गया है। जो झंडा समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे, जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरी माटी मेरा देश अभियान 9 अगस्त 2023 से 31 अक्टूबर 2023 के बीच चला है। मेरा युवा भारत, माई भारत एक स्वायत्त निकाय के रूप में प्रधानमंत्री मोदी ने 31 अक्टूबर को दिल्ली के कर्तव्य पथ से मेरी माटी मेरा देश अमृत कलश यात्रा के समापन कार्यक्रम में ये भाग लिए हैं। इसके तहत देश के कुल 6 लाख से अधिक गांव और 80,000 अमृत कलशों में दिल्ली लाया गया था। यह मिट्टी को हैं। मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? नरेंद्र मोदी के द्वारा। प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर ऐसा किया गया था। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। रूस से मिले एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम 5400 का नाम क्या है? सुदर्शन। श्री सोमनाथ ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे चुना गया है? प्रधानमंत्री मोदी को 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए। चुनाव प्रबंधन हेतु निर्वाचन आयोग की सॉफ्टवेयर प्रणाली का क्या नाम है? EN कोड क्या है? चुनाव प्रबंधन हेतु निर्वाचन आयोग की जो सॉफ्टवेयर प्रणाली है उसी का नाम है EN कोड। पूरा नाम EN कोड का पूरा नाम पूछ लेगा तो पूरा नाम है इसका इनेबलिंग कम्युनिकेशंस ऑन रियल टाइम एनवायरनमेंट। इनेबलिंग कम्युनिकेशंस ऑन रियल टाइम एनवायरनमेंट। डॉक्टरों के लिए 1 नेशन 1 रजिस्टर की शुरुआत किसने की? राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग NMC ने, नेशनल मेडिकल कमीशन। इस योजना का मकसद देश के सभी डॉक्टरों को एक यूनिक पहचान, यूनिक ID देना है। इस तरफ हम वापस आते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना ने कौन सा अपना चौथा पनडुब्बी रोधी
युद्धपोत लॉन्च किया है? अमिनी नाम से लॉन्च किया है। तमिलनाडु के कुट्टुपुलु में सफलतापूर्वक इसका जलावतरण किया गया था। एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट प्रोजेक्ट का यह चौथा पोत था। अब अगला हमारा टॉपिक है कि किस राज्य के उच्च न्यायालय ने निर्णय सुनाया कि सेरोगेसी मां भी मातृत्व अवकाश लेने की हकदार है? राजस्थान उच्च न्यायालय। राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाया है कि जो सेरोगेसी मां भी मातृत्व अवकाश लेने की हकदार है। अब किस संस्था को आरटीआई के दायरे से बाहर कर दिया गया है? सीईआरटी इन को। केंद्र सरकार ने भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल, जिसको सीईआरटी दल कहते हैं, को सूचना अधिकार अधिनियम के दायरे से बाहर कर दिया गया है। अब अगला प्रश्न हमारा देखिए, फास्ट ट्रैक विशेष अदालत योजना का विस्तार किस वर्ष तक किया गया है? 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2026 तक। यह जो है यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसको हम CSS कहते हैं। फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय के लिए यह अक्टूबर 2019 में शुरू की गई थी। दूर दराज के जितने क्षेत्र हैं, तो दूर दराज के क्षेत्रों सहित पूरे देश में यौन अपराधों की असहाय पीड़ितों को समय से न्याय दिलाने के लिए यह जो CSS है, इसको फास्ट ट्रैक विशेष अदालत को लाया गया है। इस योजना शहरों को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया है। कोझिकोड केरल का है और ग्वालियर मध्य प्रदेश का। आगे, कोझिकोड केरल साहित्य के लिए और ग्वालियर को संगीत के लिए। यह प्रश्न पूछता है। भारत के अब कुल 8 शहर इसमें शामिल कर दिए गए हैं। UCCN में शामिल भारत के अन्य शहरों की अगर बात करें तो जयपुर शिल्प एवं लोक कला के रूप में 2015 में शामिल किया गया था। श्रीनगर को शिल्प एवं लोक कला के रूप में, मुंबई को फिल्म और वाराणसी को संगीत और चेन्नई को संगीत के लिए शामिल किया गया था। हैदराबाद पाक कला के लिए। छऊ पर्व महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? जम्मू कश्मीर हम जानते हैं, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड का पारंपरिक नृत्य छऊ है। बाजरा महोत्सव 2023। आसियान भारत बाजरा महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? जकार्ता। जकार्ता कहाँ है? इंडोनेशिया की राजधानी है। इंडोनेशिया की राजधानी का क्या नाम है? जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में आसियान भारत बाजरा महोत्सव का आयोजन किया गया था। भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता कहाँ आयोजित की गई थी? नई दिल्ली में। समलैंगिक विवाह की अनुमति देने वाला तीसरा राज्य कौन सा है? थाईलैंड है। एशिया में ताइवान और नेपाल के बाद यह तीसरा राज्य है, अर्थात ताइवान समलैंगिक विवाहों की मंजूरी देने वाला पहला देश, दूसरा देश नेपाल और तीसरा देश कौन सा है? थाईलैंड। विश्व के 34 देशों में समलैंगिक विवाह को मान्यता दी गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह पूछे जाने की संभावना है कि विश्व में अभी तक कितने देशों को समलैंगिक विवाह को मंजूरी दी गई है, विधिक रूप से मंजूरी दी गई है? तो 34 देश हैं। पहला देश कौन है? ताइवान है एशिया का, दूसरा नेपाल है और विश्व का तीसरा देश थाईलैंड है जिसने समलैंगिक विवाहों की अनुमति दे दी है। सैन्य अभ्यास के बारे में आइए हम बात करते हैं। बोंगो सागर अभ्यास 2023 में हुआ था, भारत और बांग्लादेश की नौसेना के मध्य हुआ है। त्रिशक्ति प्रहार भारतीय सेना के 3 अंगों द्वारा जैसलमेर में आयोजित किया गया था। मित्र शक्ति का आयोजन भारत और श्रीलंका के बीच में किया गया था। रिपोर्ट और सूचकांक में हम बात करते हैं। आइए बात करते हैं रिपोर्ट या सूचकांक की। तो हुरून इंडिया परोपकार सूची 2023 में HCL के को फाउंडर शिव नादर शीर्ष स्थान पर है। विप्रो के फाउंडर दूसरे स्थान पर अजीम प्रेम जी हैं। जोरोधा की को फाउंडर निखिल कामत सबसे कम उम्र के दानवीर बने हैं। एशिया प्रशांत मानव विकास रिपोर्ट 2024 UNDP द्वारा जारी किया गया है। भारत में 2015-16 और 19 से 21 के बीच बहुआयामी गरीबों में रहने वाली आबादी घटकर 15% हो गई है। भारत में 2000 से 2022 के बीच प्रति व्यक्ति आय $442 से बढ़कर $2389 हो गई है। प्रश्न पूछेगा कि भारत में प्रति व्यक्ति आय कितनी है? $2389 हो गई है। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2023 के बारे में बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट को जारी किया जाता है। यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 की बात करते हैं। रेली साइमंड्स द्वारा जारी किया गया है। पेकिंग यूनिवर्सिटी चीन पहले स्थान पर है। वहीं IIT मुंबई भारत का शीर्ष एवं एशिया में 40वां स्थान प्राप्त किया गया है। भारत की 148 यूनिवर्सिटी इसमें शामिल की गई है। बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2023 की बात कर लेते हैं।
तो वर्ष 2022-23 के दौरान दुग्ध उत्पादन 230.5 मिलियन टन था। पिछले 5 वर्षों में भारत ने 22.81% की वृद्धि की है। वर्ष 2022-23 की अगर बात करें तो वर्ष 2022-23 के दौरान सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन राज्य में उत्तर प्रदेश था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा। दुग्ध उत्पादन में इसके भारत में कुल भागीदारी 15.7% की है। अंडा उत्पादन में आंध्र प्रदेश का प्रमुख स्थान है। मांस उत्पादन में उत्तर प्रदेश का। दूध उत्पादन, मांस उत्पादन में यूपी का प्रथम स्थान है। अंडा उत्पादन की बात करें तो अ से अंडा, अ से आंध्र प्रदेश। ऊन उत्पादन में राजस्थान, ऊन उत्पादन में राजस्थान। और सम्मान के बारे में बात कर लेते हैं। मिस यूनिवर्स 2023 जो है निकारागुआ की सेनिस पलासियोस को मिला गया है। इस प्रतियोगिता का आयोजन एल साल्वाडोर की सैन साल्वाडोर में किया गया था। ग्रैमी पुरस्कार श्री अन्न मोटे अनाज पर बने गीत एबंडेंस एंड मिलेट्स को पुरस्कार दिया गया था। हम जानते हैं कि यह जो गीत है यह प्रधानमंत्री नरेंद्र दास जी के द्वारा भी गाया गया है। फाल्गुनी शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहयोग से इसे लिखा है। ग्रैमी अवार्ड के बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस श्रेणी में इसको नामांकित किया गया है। रोहिणी नैयर पुरस्कार के बारे में बात की जाते हैं। यह जो पुरस्कार है दीनानाथ राजपूत को छत्तीसगढ़ के बस्तर में आदिवासी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए दिया गया है। पुरस्कार 2023 की बात करते हैं, नंदिनी दास को मिला है। इसकी पुस्तक कोटिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर के लिए है। चर्चित पुस्तक थ्रेड बाय थ्रेड सत्य सरन द्वारा लिखी गई है। यही पूछा जाता है। यह शंभू कुमार कासलीवाल के जीवन पर आधारित है। मैपिंग ऑफ द आर्काइव्स इन इंडिया, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली का प्रमोशन, प्रोफेसर रमेश चंद्र गौड़ और विष्णु बसु द्वारा लिखी गई यह पुस्तक है। IGNCA एवं यूनेस्को द्वारा इसको प्रकाशित किया गया है। इस किताब के नाम के पूछे जाने की प्रबल संभावना है। महत्वपूर्ण किताब है। प्रकाशन भी इसका यूनेस्को द्वारा किया गया है और एक संगठन है IGNCA, दोनों के सहयोग से किया गया है। इसके 2 लेखक हैं, प्रोफेसर रमेश चंद्र गौड़ और विस्मय बसु द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली में इसका प्रमोशन किया गया था। उस किताब का नाम है मैपिंग ऑफ द आर्काइव्स इन इंडिया। बात करते हैं क्रिकेट विश्व कप की बात कर लेते हैं। तो फाइनल मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आयोजित किया गया था। ऑस्ट्रेलिया जीत गया है, भारत 6 विकेट से हार गया है। सर्वाधिक विकेट मोहम्मद शमी लिए हैं, 24 विकेट लिए हैं। सर्वाधिक शतक दक्षिण अफ्रीका के क्विंटन डी कॉक 4 लिए हैं। प्लेयर ऑफ द मैच ट्रेविस हेड को मिला है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट विराट कोहली को चुना गया है। सर्वाधिक रन विराट कोहली के द्वारा 765 रन बनाए गए थे। अगर हम 37वें राष्ट्रीय खेल की बात करें तो 37वां राष्ट्रीय खेल गोवा में आयोजित किया जाएगा। महाराष्ट्र का 228 पदकों के साथ पहला स्थान है, सर्विसेज दूसरे और हरियाणा तीसरे स्थान पर है और उत्तर प्रदेश 15वें स्थान पर है। यह पूछा जाएगा कि जो 37वां राष्ट्रीय खेल गोवा में आयोजित किया गया था उसमें उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान था? तो 15वां। कौन सा? 15वां। करते हैं योजना एवं कार्यक्रम की। बांग्लादेश में भारत के सहयोग से निर्मित 3 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है। अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक, खुलना मोंगला पोर्ट रेल लाइन, मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट यूनिट, आयुर्वेद ज्ञान पुराण पहल। आयुष मंत्रालय के तहत केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा नई दिल्ली में आयुर्वेद के क्षेत्र में प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सकों के लिए PMPVDC विकास मिशन के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। प्रधानमंत्री द्वारा झारखंड की खूंटी से जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर के अवसर पर PM प्रधानमंत्री PVDC विकास मिशन का शुभारंभ कर दिया गया है। यह बात रही इसकी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स के मुद्दों को हम देखते हैं। तो विश्व की पहली चिकनगुनिया वैक्सीन किसने तैयार किया? यह इस बार निश्चित ही पूछे जाने वाला है। फ्रांसीसी बायोटेक कंपनी वलनेवा के द्वारा। चिकनगुनिया की अभी तक कोई वैक्सीन नहीं थी, तो विश्व की पहली चिकनगुनिया वैक्सीन किसने तैयार किया है? तो फ्रांसीसी बायोटेक कंपनी वलनेवा नाम है इसका। बात करते हैं बुलवा बैलिस्टिक मिसाइल। बुलवा बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में बात करते हैं। इसका परीक्षण रूस के द्वारा किया गया है। अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। ज्वालामुखी विस्फोट के चलते आइसलैंड में आपातकाल लगा है। प्रश्न यह पूछेगा कि बुलवा बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? तो हमारे रूस के द्वारा किया गया है। यह अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। अगला है कि ज्वालामुखी विस्फोट के चलते आइसलैंड में कहाँ आपातकाल लगा है? तो आइसलैंड में आपातकाल लगा है। पेरू में आधे से अधिक ग्लेशियर नष्ट हो गए हैं। प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण DRDO द्वारा इसका विकास किया गया है। सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। उड़ीसा के तट पर के पास अब्दुल कलाम द्वीप से सफल इसका परीक्षण किया गया है। प्रश्न है, बोर मत होइएगा, देखते रहिए।
पहली कौन सी विदेशी कंपनी है जिसने भारत की रक्षा परियोजना में 100% एफडीआई किया है? स्वीडन की साब कंपनी। निश्चित पूछा जाएगा, साब कंपनी। साब भारत की रक्षा परियोजना में 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्राप्त करने वाली पहली विदेशी कंपनी है। कहाँ की कंपनी है? स्वीडन की कंपनी है। यह कंपनी भारत में कंधे से दागी जाने वाली रॉकेट बनाएगी, मतलब कंधे पर रॉकेट रखिए और दाग दीजिए। लीप अहेड पहल का शुभारंभ, लीप अहेड पहल का शुभारंभ किस मंत्रालय के? इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा किया गया। लीप अहेड का पूरा नाम क्या है? लॉन्च्ड फॉर टेक एंटरप्रेन्योर्स टुवर्ड्स एक्सेलरेट ग्रोथ एंड पाइनोरियन इसका नाम है। 1 करोड़ रुपए की फंडिंग सहायता और 3 माह के व्यापक मेंटरशिप प्रोग्राम के साथ यह पहल भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सी बकथोर्न फल को जीआई टैग प्रदान किया गया है। यह किस राज्य से संबंधित है? तो यह लद्दाख से संबंधित है। ये रहा पूरा करेंट अफेयर्स का सेगमेंट, वर्ष भर का करेंट अफेयर्स है। निश्चित तौर पर आपके जो तैयारी है उसमें यह मददगार साबित होगा। ऐसी ही हमारी अब जीएस की कक्षाएं आएंगी, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट कक्षा के हिसाब से उसको फ्रेम किया जाएगा और जितने महत्वपूर्ण टॉपिक रहेंगे वह 1 महीने में समाप्त कर दिए जाएंगे। आपको हमारा सेशन कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल 11 क्लासेस से नहीं जुड़े हैं तो चैनल जुड़िए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।